हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन ब्रिटिश इंडिया। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हम कवर कर चुके हैं लीगल पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया एंड मिडिवल इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली टू फेजेज है। फर्स्ट है कंपनी रूल एंड सेकेंड है क्राउन रूल। कंपनी रूल की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1773 से लेकर 1858 तक। यहाँ पर मैंने 1757 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे के अंदर देख सकें। वही क्राउन रूल की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड है 1858 से लेकर 1947। आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमारा क्राउन पीरियड शुरू हो जाता है। अब कंपनी रूल की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो हमारा इंडिया था, यहाँ पर वुमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वुमेन्स को बेसिकली सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे उस टाइम पर, एंड जो सोसाइटी थी वो मोस्टली पैट्रियार्कल थी। सोसाइटी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ एजुकेशन, पर्दा सिस्टम, नो पॉलिटिकल राइट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स वुमेन्स को फेस करनी पड़ रही थी उस टाइम पे। प्रॉपर्टी राइट्स एंड लीगल राइट्स की बात की जाए तो वुमेन्स के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड इनहेरिटेंस राइट्स थे। मोस्टली जो राइट्स थे वो सारे मेंस के पास थे, एंड जो मोस्टली सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल थी। प्रॉपर्टी यूजुअली पास्ड ऑफ मेल मेंबर्स, मतलब जो प्रॉपर्टी थी वो मेल मेंबर्स को ही पास हुआ करती थी। जो फैमिली के अंदर फीमेल्स होती थी उनको प्रॉपर्टी के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब वुमन डिपेंड ऑन हर फादर, हस्बैंड एंड सन। बेसिकली जो वुमेन्स थी वो फैमिली के जो मेल मेंबर्स थे उनके ऊपर डिपेंड रहती थी। यहीं पर अगर मुस्लिम वुमेन्स की बात की जाए तो इनकी कंडीशंस काफ़ी बेटर थी एज कम्पेयर टू हिंदू वुमेन्स। इनके पास बेटर इनहेरिटेंस राइट थे एज कम्पेयर टू हिंदू वुमेन्स। दे कुड इनहेरिट अ फिक्स शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो मुस्लिम वुमेन्स थी वो इनहेरिट कर सकती थी एक फिक्स शेयर ऑफ प्रॉपर्टी को। मतलब इनके राइट्स मच बेटर थे हिंदू वुमेन्स के राइट से। अब आगे जाकर क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर सोशल रिफॉर्म होने शुरू हो गई थी। अबोलिशन ऑफ सती 1829 के अंदर क्या हुआ था, बंगाल सती रेगुलेशन आया था। अब इसके अंदर क्या था, जो सती प्रथा थी इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। बेसिकली इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया था क्रिमिनल लॉ के अंदर। अब ये जो लॉ था इसको पास किया गया था बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड ये जो रिफॉर्म था हमारा अबोलिशन ऑफ सती, इसको लीड किया गया था बाय राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद 1856 के अंदर आया हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। अब इसको जो है सपोर्ट किया गया था बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि जो वुमेन्स है, विडो वुमेन्स है, वो रिमैरिज कर सकती थी। रिमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया था इसके अंदर बेसिकली। उसके बाद धीरे धीरे फीमेल एजुकेशन की भी शुरुआत हो गई थी। रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर। इन्होंने गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए स्कूल्स की शुरुआत की। ओवरऑल पोजीशन की बात की जाए कंपनी रूल के अंदर तो बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आई, जैसे कि सती का अबॉलिश होना, विडो मैरिज को लीगलाइज करना, फीमेल एजुकेशन की शुरुआत होना, एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होना। अब यहीं पे नेगेटिव रियलिटी की बात की जाए तो अभी भी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी थी। फीमेल्स को मेल्स के इक्वल नहीं रखा जाता था। सोसाइटी स्टिल पैट्रियार्कल थी, एंड सोसाइटी के अंदर चाइल्ड मैरिज अभी भी एग्जिस्ट करती थी। वुमेन्स के पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड लीगल एंड प्रॉपर्टी राइट्स हुआ करते थे। अब बात करते हैं क्राउन रूल की। अब यहाँ से डायरेक्टली क्राउन रूल किया करता था, मतलब अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती थी। आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमारा क्राउन रूल शुरू हो जाता है। क्राउन रूल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए थे। इम्प्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन, वुमेन की एजुकेशन के अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई थी। बहुत से स्कूल एंड कॉलेजेस को ओपन किया गया था फॉर फीमेल्स। वुमेन स्लोली स्टार्टेड रिसीविंग फॉर्मल एजुकेशन, मतलब यहाँ से वुमेन्स को फॉर्मल एजुकेशन मिलनी भी शुरू हो गई थी। अब लीगल रिफॉर्म्स की बात की जाए 1891 के अंदर एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। अब इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो यंग एज की जो गर्ल्स है उनको अर्ली मैरिज से बचाना। अगर 12 साल से कम की लड़की के साथ इंटरकोर्स होता है, नो मैटर की जो गर्ल है वो मैरिड है या नहीं है, इसे एक पनिशेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया अंडर क्रिमिनल लॉ। उसके बाद 1929 के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, जिसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बेसिकली चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने के लिए था, उस पर रोक लगाने के लिए था। अब ये जो एक्ट है इसके अंदर एक एज फिक्स कर दी गई थी मैरिज की, कि जो गर्ल है उसकी मिनिमम एज 14 ईयर होनी चाहिए, एंड बॉयज़ की होनी चाहिए मिनिमम एज 18 ईयर शादी के लिए, मैरिज के लिए। उसके बाद 1937 के अंदर आया हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये जो एक्ट था ये बेसिकली विडो वुमेन्स के लिए था।
विडो वुमेन्स को उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर राइट्स दिलवाने के लिए था, बट ये जो राइट होते थे ये लिमिटेड ई स्टेट राइट होते थे। मतलब जो विडो वुमन है वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, अपनी डेथ तक वो उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है, बट वो उस प्रॉपर्टी को इजीली सेल नहीं कर सकती, उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसको सिर्फ वो यूज कर सकती है लाइफ टाइम। लाइक हाउस है उसमें वो लाइफ टाइम रह सकती है, बट ट्रांसफर नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती उसको। अब वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं पब्लिक लाइफ के अंदर। अब धीरे धीरे जो वुमेन्स है वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर आई, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर्स के नेम्स हैं, लाइक सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट एंड कस्तूरबा गांधी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो धीरे धीरे जो वुमेन्स है वो प्रोफेशन के अंदर भी आने लग गई थी, लाइक टीचिंग, नर्सिंग, सोशल वर्क, एंड वुमेन्स की कंडीशन ओवरऑल बेटर होती ही जा रही थी सोसाइटी के अंदर। अब पॉलिटिकल राइट्स की बात की जाए, सम वुमन ग्रेजुअली रिसीव्ड लिमिटेड वोटिंग राइट्स। अब यहाँ पर मैंने सम वुमेन्स इसलिए लिखा है बिकॉज सभी वुमेन्स को नहीं मिले थे वोटिंग राइट। इसके अंदर कुछ कंडीशंस थी। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर क्या हुआ था कि कुछ वुमेन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइड हुए थे, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना था, लाइक प्रॉपर्टी ओनरशिप, पे टैक्सेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वुमेन्स को राइट मिलते थे। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट आया एंड और ज़्यादा वुमेन्स को राइट्स मिलने शुरू हो गई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आई, जिसके अंदर क्या था कि जितने भी लोग 21 ईयर्स के थे या उससे ज़्यादा के थे उन सभी को वोटिंग राइट प्रोवाइड हो गई थी। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन डीम्ड इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी शुरू हो गई थी, लाइक AIWC, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इन कांग्रेस वुमेन्स। एंड जो वुमेन्स है उनका पार्टिसिपेशन कांग्रेस वुमेन्स के अंदर भी होने लग गया था। प्रॉब्लम्स की बात की जाए जो स्टिल वुमेन्स फेस कर रही थी, फर्स्ट है पेट्रियार्की रिमेन स्ट्रॉन्ग। मतलब स्टिल सोसाइटी पेट्रियारिकल थी एंड पेट्रियार्की बढ़ती ही जा रही थी। मतलब जो सोसाइटी थी वो मेल डोमिनेटिंग होती ही जा रही थी। डाउरी सिस्टम अभी भी कंटिन्यू था, चाइल्ड मैरिज स्टिल एग्जिस्ट कर रही थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी वुमेन्स के पास अनइक्वल इनहेरिटेंस राइट थे, मैन के इक्वल नहीं थी वुमेन स्टिल। एंड रूरल जो एरियाज थे उनके अंदर वुमेन्स की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब थी। ओवरऑल इम्पैक्ट की बात की जाए क्राउन रूल के अंदर तो जो फीमेल की एजुकेशन थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस थी सोसाइटी के अंदर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी थी। एंड जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वुमेन्स के उनके अंदर स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुई थी। वुमेन्स जो थी उनकी एंट्री हुई थी पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ के अंदर। तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट हुआ था वुमेन्स की लीगल पोजीशन के ऊपर सोसाइटी के अंदर एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। तो यहाँ पर आपकी वीडियो ख़त्म होती है एंड इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।